ब्लैक फोन 2 मूवी की कहानी 1957 से स्टार्ट होती है। कोलोराडो के पहाड़ों में एक लड़की रहती है जिसका नाम हार्लीन है। वो एक यूथ कैंप में रुकी हुई होती है। इस टाइम वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है, बट हमें नहीं पता कि सामने कौन था। अब हार्लीन बस इतना बताती है कि ये नंबर उसने अपने सपने में देखा था। वो पूछती है तुम कौन हो और ये फोन कहाँ लगा हुआ है, सामने कौन था और वो क्या बोल रहा था, ये अभी तक सीक्रेट रखा जाता है। फिर अचानक से फोन के अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। इस वजह से हार्लीन फोन रखकर वापस कैंप में चली जाती है। फिर सीन 1982 में शिफ्ट होता है, यानी कि 20 साल बाद। यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्वेन है। उसका भाई फिन एक नए कॉलेज स्टूडेंट को मार रहा होता है। ग्वेन उसे डांट कर रोक देती है और फिर फिन शांत हो जाता है। ये वही दो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें ब्लैक फोन 1 मूवी में दिखाए जाते हैं। अब जब ये दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं तब एक कार आती है जिसमें सेबेस्टियन होता है। वो ग्वेन से कहता है कि वो डोरिन शो का टिकट स्टोर लेने जा रहा है। ये सुनकर ग्वेन एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि उसे ये शो बहुत पसंद है। सेबेस्टियन फिर कहता है कि अगर तुम चलना चाहती हो तो मैं एक एक्स्ट्रा टिकट ले लेता हूँ, वैसे भी मैं अकेला नहीं जाऊँगा। ग्वेन कहती है कि टिकट काफ़ी महंगा है, पर सेबेस्टियन बोलता है चिंता मत करो, मैं टिकट ले आऊँगा। अब रात को सीन फिर से फिन की तरफ शिफ्ट होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो बाहर जाकर थोड़ी स्मोकिंग करता है। वहीं वो अपने पुराने डरावने पल याद करता है। अब कुछ साल पहले एक किलर था जिसका नाम ग्रेवर था। वो बच्चों को किडनैप करता था। उसने फिन को भी पकड़ लिया था और उसे एक दिन एक बेसमेंट में बंद करके रखा था। और आज भी फिन उस इंसिडेंट को याद करके डर जाता है और ग्रेवर का चेहरा उसकी यादों से नहीं जा रहा होता। फिर सीन शिफ्ट होता है बर्फीली पहाड़ियों की तरफ, जहां कुछ बच्चे कैंपिंग कर रहे होते हैं। इन्हीं बच्चों के बीच एक लड़का होता है जिसके ऊपर पीली जैकेट होती है। वो भी सबके साथ एंजॉय कर रहा होता है। अब रात में जब सारे बच्चे मजा कर रहे होते हैं तब पीली जैकेट वाला लड़का जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है और बहुत ही खौफनाक तरीके से उसकी जान ले लेता है। उसकी मौत के बाद उस बच्चे की आत्मा बर्फ पर एक शब्द लिखती है और वो शब्द होता है डब्लू। अब अचानक ग्वेन की नींद खुल जाती है। दरअसल ये सब उसके सपने में हो रहा होता है। उठकर वो सीधे घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लगती है। तब उसका भाई फिन पीछे से आकर बोलता है और उसे जगा देता है। अब यहाँ पर ग्वेन को पता चलता है और हम ऑडियंस को भी पता चलता है कि वो नींद में चलकर दरवाजे तक आ गई थी। वो फिन को बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा। फिन उससे कहता है ठीक है, जाओ वापस से सो जाओ। अब अगले दिन कॉलेज में सेबेस्टियन ग्वेन के पास आता है और बताता है कि उसने डोरिन शो के 2 टिकट ले लिए हैं। ये सुनकर ग्वेन बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ शो देखने के लिए रेडी हो जाती है। फिर सीन वापस उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों वाले कैंपिंग ग्रुप पर आ जाता है। सब बच्चे आग के पास बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं। तब एक और बच्चा जंगल की तरफ चला जाता है। जब वो अकेला होता है वही किलर वापस आता है और उसकी भी जान ले लेता है। इस बच्चे की आत्मा भी बर्फ पर एक शब्द लिखती है और इस बार शब्द होता है बी। फिर अचानक ग्वेन की आंख खुल जाती है। इस बार भी ये सब उसके सपने में हो रहा था। जैसे ही वो जागती है उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। रिंग का पीछा करते हुए वो घर के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है कि फोन बेसमेंट में बज रहा है। अब वो धीरे धीरे बेसमेंट में जाती है और जैसे ही फोन उठाती है उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये वही लड़की होती है जो मूवी की शुरुआत में कोलोराडो के पहाड़ों में एक यूथ कैंप से बात कर रही थी, यानी कि हार्लीन। अब ग्वेन उससे पूछती है ये नंबर तुम्हें कैसे मिला। हार्लीन कहती है ये नंबर मेरे सपनों में आया था, बर्फ पर लिखा हुआ था। ग्वेन बोलती है हाँ, मैंने भी एक सपना देखा था। सपनों में कुछ बच्चे बर्फ पर शब्द लिख रहे थे। हार्लीन कहती है हाँ, मुझे भी वही सपना आया था, लेकिन मेरे सपने में नंबर लिखा हुआ था। ग्वेन फिर पूछती है तुम कहाँ से बोल रही हो। हार्लीन कहती है मैं अभी कोलोराडो के बर्फीले पहाड़ों के एक क्रिश्चियन कैंप से बोल रही हूँ, एल्पाइन लेक के पास। इतना कहने के बाद अचानक फ़ोन की आवाज़ बंद हो जाती है। अब ग्वेन फ़ोन रख देती है और जैसे ही वो फ़ोन रखती है उसका भाई पीछे से आ जाता है और उसे नींद से जगा देता है। अब ये बेसमेंट वही बेसमेंट होता है जहाँ पर ब्लैक फोन 1 मूवी में हमने फिन को कैद हुए यहाँ पे देखा था और उसे उसी मार्क्स वाले इंसान ने कैद किया था। अब दरअसल ये सब फ़ोन पर हुई बातें भी ग्वेन के सपने का हिस्सा थी। ग्वेन काफ़ी निराश हो जाती है और अपने भाई से कहती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। एक्चुअली मैं वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो यहाँ तक कैसे आ गई। अब अगले दिन ग्वेन अपने भाई को एल्पाइन लेक के यूथ कैंप के बारे में बताती है। वो कहती है कि कल रात एक लड़की ने इसी जगह से उसे कॉल किया था। ये एक क्रिश्चियन कैंप है। ग्वेन का कहना है कि अगर वो इस कैंप तक जाए तो शायद अपने सपनों की सच्चाई समझ जाए, पर फिन कहता है सब भूल जाओ, वो बस एक सपना ही था। तभी उनके पिता थॉमस आ जाते हैं। वो एल्पाइन लेक का कार्ड देखकर पूछते हैं कि ये क्या है। ग्वेन बताती है कि ये क्रिश्चियन कैंप है और हो सकता है यहाँ हमें काम मिल जाए।
थॉमस पूछता है, तुम्हें एल्पाइन लेक के बारे में कैसे पता? बहुत साल पहले तुम्हारी माँ यहाँ पर काम करती थी। ये सुनकर फिन हैरान रह जाता है। अब ग्वेन और भी ज़्यादा इस जगह के बारे में जानना चाहती है। फिन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सेबेस्टियन अपनी कार से दोनों को कैंप तक छोड़ने निकलता है और रास्ते में भारी तूफान और बर्फ की वजह से ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। सामने कुछ भी उसे नहीं दिखाई दे रहा था, पर फिर भी धीरे धीरे करके सेबेस्टियन उन्हें क्रिश्चियन कैंप तक पहुंचा देता है। अब वहां के लोग उन तीनों को अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि आज रात यहां आराम करो। रात को जब ग्वेन सो रही होती है उसे फिर वही सपना दिखने लगता है। वो बच्चे जो बर्फीले पहाड़ों में कैंपिंग पर गए थे। एक बच्चा जंगल की तरफ जाता है और वही किलर उसे भी मार देता है। उस बच्चे की मौत के बाद वो भी बर्फ पर एक शब्द लिखता है और वो शब्द होता है एच। इतना सपना देखने के बाद अचानक ग्वेन की आंख खुल जाती है। नींद से जागने के बाद उसे बेड के नीचे से आवाज़ सुनाई देती है। जब वो नीचे देखती है तभी एक बच्चे की लाश उसके सामने आ जाती है और ग्वेन काफ़ी डर जाती है। फिर दूसरा बच्चा अपना जला हुआ हाथ ग्वेन के ऊपर रख देता है। दोनों बच्चों को देखकर ग्वेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी उसका भाई फिन भागते हुए आता है और उसे शांत करता है। फिन ग्वेन को लेकर लड़कों के रूम में जाता है ताकि उसे डर न लगे। वहाँ ग्वेन सेबेस्टियन के पास जाकर लेट जाती है। सेबेस्टियन पर भरोसा करके ग्वेन अपने सपनों के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और सेबेस्टियन भी उस पर भरोसा कर लेता है क्योंकि वो ग्वेन को लाइक करता है और उसकी बातों को मजाक नहीं समझता। अब अगले दिन सुबह जब फिन को पता चलता है कि ग्वेन ने अपने सपनों के बारे में सेबेस्टियन को बता दिया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ग्वेन से कहता है, तुमने अपने सपनों के बारे में उसे क्यों बताया? ये सिर्फ हमारे बीच की बात थी। फिर ग्वेन कहती है, वो हमारे साथ यहाँ क्यों आया है? उसे हमारी फिक्र है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए रुका हुआ है। मुझे उस पर भरोसा है, इसलिए मैंने अपने सपनों के बारे में उसे बता दिया। तुम तो मेरे सपनों को इग्नोर कर रही हो। इतना बोलने के बाद वो अपना हाथ दिखाती है। उसके हाथ पर जलने का निशान बन गया था। अब वो कहती है कि कल रात के सपने में एक लड़के ने मेरे हाथ पकड़ लिया था और उसी पकड़ का निशान मेरे हाथ पर आ गया। तभी वहाँ चीफ आ जाते हैं और तीनों को अपने कैबिन में बुलाते हैं। यहाँ पर चीफ का नाम आर्मांडो है। वो बताता है कि कल कैंप में बहुत सारे बच्चे आने वाले थे, लेकिन तेज तूफान की वजह से कोई नहीं आ पाया। सिर्फ तुम तीन ही पहुँच पाए हो और बुरी बात यह है कि तुम लोग अब यहाँ फंस चुके हो क्योंकि बाहर जाने वाला रास्ता तूफान की वजह से बंद हो गया है। लेकिन 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तब तक तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। फिर आर्मांडो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ग्वेन कहती है कि हम ट्रेनिंग लेने आए हैं, लेकिन आर्मांडो कहता है कि हमें तुम्हारा कोई लेटर नहीं मिला, तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ। फिर ग्वेन अपनी माँ की फ़ोटो निकाल कर दिखाती है। फोटो देखकर आर्मांडो कहता है कि ये तो स्टारलाइट है, वो 20 साल पहले हमारे कैंप में आई थी। ग्वेन बताती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर थोड़ी देर बाद फिन बाहर जाता है। तभी अचानक टेलीफोन बजता है। जब वो कॉल उठाता है तो उसकी बात एक बच्चे से होती है। बच्चा कहता है, यहाँ बहुत ठंड है, प्लीज़ हमें बचा लो। फिन पूछता है, तुम कहाँ हो? बच्चा कहता है, हमें पता नहीं, हम 3 लोग हैं, यहाँ बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड लग रही है। दरअसल ये वही 3 बच्चे थे जो ग्वेन के सपनों में दिख रहे थे, जिन्हें किलर ने मार दिया था। अब तीनों बच्चे बिल्कुल उसके सामने खड़े थे, लेकिन फिन को वो दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, फिन फ़ोन रख देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और रात के टाइम ग्वेन सो रही होती है। तब उसे फिर से एक सपना आता है और सपने में वो अपनी माँ हार्लिन को देखती है, जो कैंप के बाहर फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन रखते ही ग्वेन के पीछे एक बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। ग्वेन उसका पीछा करती है और पीछे जाते जाते वो किचन तक पहुंच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सेबेस्टियन और फिन को दिखाया जाता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं, उन्हें फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। फिन फ़ोन उठाता है और पता चलता है कि कॉल पर कोई और नहीं बल्कि ग्रेवर है। ग्रेवर की आवाज़ सुनकर फिन डर जाता है, क्योंकि उसने पहले भी बहुत मुश्किल से ग्रेवर से अपना पीछा छुड़ाया था। तब ग्रेवर कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता तुम चैन से नहीं सो पाओगे। तुम्हारी वजह से मुझे अपना भाई भी खोना पड़ा, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ को भी छीन लूँगा। अभी ग्रेवर फिन के सामने ही खड़ा था, लेकिन फिन उसे नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इधर ग्वेन जब अकेली थी, तभी अचानक ग्रेवर कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। ग्वेन जोर से चिल्लाती है और कैंप के कुछ लोग कमरे में आ जाते हैं, लेकिन वो ग्वेन को बचा नहीं पाते, क्योंकि ग्रेवर बहुत ही डेंजरस तरीके से अटैक कर रहा था। लोगों को लगा कि किसी भूत का काम है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके ग्वेन को बचा सकें।
अब आखिरी पल में जब ग्रेवर ग्वेन को भट्टी में फेंकने वाला होता है तभी सेबेस्टियन वहां आ जाता है। वो ग्रेवर को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब यहाँ पर ये अच्छा होता है कि सेबेस्टियन टाइम पर आकर ग्वेन को बचा लेता है, नहीं तो ग्वेन की जान जा सकती थी। उसी वक्त ग्वेन का भाई भी भागते हुए वहां पहुंच जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है, आर्मांडो सबको एक कमरे में बैठाकर पूछता है कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। ग्वेन पहले अपने सपनों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो आर्मांडो को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें कुछ बच्चे दिखते हैं और उनके पीछे एक किलर पड़ा होता है। वो किलर उन बच्चों को मार देता है। फिर फिनी कहता है कि काफी टाइम पहले ग्रेवर नाम का एक किडनैपर था जो बच्चों को कई दिन तक किडनैप करके रखता था। उसने फिन को भी किडनैप किया था, लेकिन फिन ने उसे मार दिया था। आर्मांडो पूछता है कि ये सब कब से शुरू हुआ। ग्वेन बताती है कि कुछ हफ्तों पहले, जब मेरी माँ ने मुझे सपने में कॉल किया और यहाँ आने के लिए बोला। आर्मांडो पूछता है कि इसका ग्रेवर से क्या कनेक्शन है। ग्वेन कहती है, किचन में मुझ पर किसी भूत या शैतान ने नहीं बल्कि ग्रेवर ने ही अटैक किया था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। फिर आर्मांडो बताता है कि जब कैम्प के ओनर्स ने इस कैम्प को बंद कर दिया था तब भी वो यहाँ आता रहता था। वो जंगल में घूम घूम कर उन बच्चों को ढूंढता रहा। उसने उनके माँ बाप से प्रॉमिस किया था कि वो उन बच्चों को जरूर ढूंढ कर लाएगा। तब से वो हर रोज जंगल जाता है। मौसम चाहे कैसा भी हो वो रुकता नहीं है, लेकिन शाम तक ढूंढने के बाद भी उसे वो बच्चे कभी नहीं मिले। आर्मांडो इन्हें एक फोटो भी दिखाता है जिसमें उनकी माँ भी होती है। तभी फिन को फोटो में ग्रेवर दिख जाता है। फिन कहता है, मैंने इस आदमी को अपनी आंखों से देखा है, यही ग्रेवर है। आर्मांडो कहता है, ये ग्रेवर नहीं बिल है, व्हाइट बिल हिकॉक, और ये यहीं पर वर्कर था। बिल का नाम सुनते ही ग्वेन को अपने सपने याद आ जाते हैं। मरने के बाद बच्चों ने बर्फ पर WBH लिखा था जो बिल का ही नाम था। ग्वेन को समझ आ जाता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जिस साल ये सब कुछ शुरू हुआ उसी साल फिनी ने ग्रेवर को मारा था। ग्रेवर की मौत के बाद उसकी आत्मा आज़ाद होकर यहाँ आ गई। ग्वेन कहती है कि जिन बच्चों को ग्रेवर ने मारा उनकी आत्माएं अब भी बेचैन हैं। उनके डर से ग्रेवर की आत्मा को ताकत मिलती है। उन बच्चों को शांति तभी मिलेगी जब उनकी लाश ढूंढकर उन्हें प्रॉपर पीस मिले। और वो ये भी बताती है कि उन बच्चों की बॉडीज एक जमी हुई झील के नीचे हैं। अब आर्मांडो कहता है कि वो झील यहाँ से दूर नहीं है और वो बच्चों के साथ वहाँ हॉकी खेला करता था और उसका काफ़ी सारा सामान भी वहाँ पड़ा होगा। अब सुबह हमें वहाँ जाकर झील के नीचे उन बच्चों को ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। अब अगले दिन सुबह सब लोग पुरानी झील के पास जाते हैं और बर्फ साफ करना शुरू कर देते हैं। सारा दिन बर्फ साफ करते करते रात हो जाती है, लेकिन उन्हें एक भी बच्चे की लाश नहीं मिलती। रात होने पर सब लोग कैंप वापस जाकर आराम करने लगते हैं। ग्वेन सो रही होती है, लेकिन फिनी और सेबेस्टियन इस रात सोते नहीं बल्कि ग्वेन पर नजर रखते हैं। अब कुछ समय बाद ग्वेन को फिर से एक सपना आता है। सपने में वो एक बच्चे को देखती है जो न्यूज़पेपर बांट रहा था और उसके साथ उसका कुत्ता भी था, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़का अचानक गायब हो जाता है। दरअसल ग्रेवर ने उस बच्चे को अपनी वैन में किडनैप कर लिया था। ये सपना ग्वेन की माँ हार्लिन को भी आता था और वो अपने सपनों में ग्रेवर को देखती थी। फिर अचानक हार्लिन की आंख खुलती है और वो रात के टाइम अपनी कार से ग्रेवर के घर के पास जाती है। उसे सपनों के जरिए पता चला था कि ग्रेवर ने बेसमेंट में उस न्यूज़ वाले बच्चे को किडनैप करके रखा था। घर के पास जाकर जब वो बेसमेंट देखती है तो उसे वो बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। हार्लिन डर जाती है और कार में बैठकर वापस जाने वाली होती है, लेकिन तभी ग्रेवर उसे पकड़ लेता है और अपनी वैन में बिठा देता है। अब ये सब ग्वेन अपने सपने में देख रही होती है। ग्रेवर कार से बाहर आता है और ग्वेन को अपनी वैन में बैठने के लिए बोलता है। ग्वेन वैन में जाकर बैठ जाती है क्योंकि वो सच्चाई देखना चाहती थी। उसे पता लगाना था कि उसकी माँ के साथ आखिर में क्या हुआ था। अब वैन के अंदर उसकी माँ उसके सामने ही बेहोश पड़ी होती है। अब ग्रेवर कहता है, मेरा एहसान समझो, मैं तुम्हें मरने से पहले सच दिखा रहा हूँ। फिर वो ग्वेन को उसके घर ले जाता है। अब ग्वेन जब वैन से उतरती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने जैसे फांसी लगाई हुई है। उसके पापा को भी लगा था कि माँ ने सुसाइड किया हुआ है, पर सच अलग था। ग्रेवर ने ही हार्लिन को मारकर फांसी से लटका दिया था। ग्रेवर कहता है, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो कुल्हाड़ी से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ग्वेन वहां से भाग जाती है। वो भागते हुए बेसमेंट में जाती है, लेकिन ग्रेवर वहां भी पहुंच जाता है। अब वो कुल्हाड़ी से ग्वेन के हाथ पर वार करता है और उसके हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है। खून देखकर सेबेस्टियन को समझ आ जाता है कि ग्वेन सपना देख रही है और इस सपने में उसकी जान खतरे में है। तभी एक बच्चा आकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोल देता है और ग्वेन वहां से भाग निकलती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आर्मांडो बर्फ तोड़कर बच्चों की लाश बाहर निकाल रहा होता है,
लेकिन तभी ग्रेवर वहां आ जाता है। ग्रेवर आर्मांडो को रोकने के लिए बर्फ तोड़ता है और आर्मांडो पानी में गिर जाता है। फिर ग्रेवर ग्वेन के पास जाकर उस पर अटैक करता है। अटैक से ग्वेन के शरीर से खून बहने लगता है। फिन और सेबेस्टियन को समझ आ जाता है कि ग्वेन खतरे में है। तब फिन ग्वेन से कहता है उसका सामना करो, उससे लड़ो। ग्वेन अपनी शक्तियों का एहसास करती है और ग्रेवर पर अटैक कर देती है। वो कहती है तुम मुझे यहाँ पर लेकर नहीं आए थे, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने सपने में अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं बस इसका इंतज़ार कर रही थी। इतना कहकर ग्वेन अपनी आंखें खोल देती है और नींद से जाग जाती है। जागते ही वो वैन से भागकर पुरानी झील के पास जाती है जहाँ आर्मांडो पानी में गिर गया था। अब सब लोग मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। शुक्र है कि आर्मांडो की सांसें चल रही होती हैं। फिर वो सब उसे उठाकर कैंप में ले जाते हैं और आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। अब रात के समय थॉमस भी वहाँ आ जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को यहाँ से वापस ले जाने आया था। जब वो सबको चलने के लिए कहता है तब ग्वेन कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। हालांकि फिन कहता है कि ग्वेन कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। उसके हिसाब से सबसे अच्छा ये होगा कि वो सब यहाँ से निकल जाएं। इस बात पर ग्वेन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम हमेशा भागते रहते हो, तुम्हें लड़ना ही नहीं आता, तुम बस हर प्रॉब्लम को इग्नोर करते हो जैसे पापा करते थे। फिर ग्वेन बताती है कि उनकी माँ ने खुद फांसी नहीं लगाई थी बल्कि ग्रेवर ने उनकी जान ली थी। मैंने अपने सपनों में सब कुछ देखा है। इस बार मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। अगर हम भागते रहे तो वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और ग्वेन यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, इसलिए फिन और थॉमस वहीं रुककर उसकी मदद करने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह सब लोग मिलकर पुरानी झील के पास जाते हैं और बर्फ साफ करना शुरू करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें एक भी बच्चे की लाश नहीं मिलती और बर्फ साफ करते करते रात हो जाती है। जब सब वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी ग्वेन एक जगह बैठ जाती है और जानबूझकर सो जाती है। जैसे ही वो सोती है उसे सपना आना शुरू हो जाता है। सपने में वो पुरानी झील के पास होती है। तब ग्रेवर भी आ जाता है। जैसे ही वो एक आदमी पर हमला करने जाता है ग्वेन उसे बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाती है। पानी के नीचे उसे कुछ बड़े बड़े ड्रम दिखाई देते हैं जिनमें बच्चों के कंकाल होते हैं। तब वो समझ जाती है कि बच्चों की लाशें यहीं छुपाई गई हैं। अब ग्वेन उन ड्रम्स को ऊपर खींचने लगती है और इस बार वो अकेले नहीं होती, उसके पापा भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। जैसे ही ग्रेवर को मौका मिलता है वो फिन के पास जाकर अटैक करता है। वो उसे नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है। फिन तो मरने वाला था, लेकिन शुक्र है कि फिन अपनी इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करता है और ग्रेवर पर हमला करके खुद को बचा लेता है। फिर ग्रेवर खड़ा होता है और ग्वेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब ग्वेन मदद के लिए बच्चों की आत्माओं को आवाज़ लगाती है। बच्चों की आत्माएं बर्फ के नीचे से निकलकर ग्रेवर को पीछे खींच लेती हैं। ग्रेवर फिर खड़ा होता है और आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी आत्मा उसका पैर खींच लेती है। वो बार बार नीचे गिरता है और जिन बच्चों को उसने मारा था उनकी आत्माएं वापस आ गई थी ग्वेन की मदद के लिए। जब ग्वेन को मौका मिलता है वो कुल्हाड़ी से ग्रेवर पर हमला कर देती है। फिर फिन आता है और उसका सर पकड़कर कई बार जमीन पर पीट देता है, जिससे ग्रेवर की खोपड़ी टूट जाती है। फिर वो सब मिलकर ग्रेवर को पानी में फेंक देते हैं। अब सारे बच्चों की आत्माएं ग्रेवर के शरीर को नीचे ले जाकर शांत कर देती हैं और ग्रेवर वहीं मर जाता है। ग्रेवर की मौत के बाद बच्चों की आत्माएं शांत हो जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगले दिन सुबह ग्वेन अपने भाई के साथ कैंप छोड़कर घर जा रही होती है। तभी फोन की रिंग बजती है। ये रिंग सिर्फ ग्वेन को सुनाई देती है। वो फ़ोन उठाती है और पता चलता है कि कॉल उसकी माँ ने किया है। ग्वेन माँ से बात करके बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुमने जो भी किया बहुत सही किया। अब माँ से बात करने के बाद ग्वेन इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ब्लैक फोन 2 मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।